दोस्तों, एक लड़का मात्र 12 साल की उम्र से एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करता है। उसे नौकरी करते हुए 15 साल बीत जाते हैं और इन 15 सालों में वो जो है सेठ जी को आबाद होते हुए भी देखता है और जो है बर्बाद होते हुए भी देखता है। दोस्तों, उनके अपने उन्हें धोखा दे जाते हैं जीवन के अंतिम दिनों में। वह और उनका पूरा परिवार भूखों मरने लगता है, लेकिन वह नौकर पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ उनके साथ लगा रहता है। वह उनका साथ नहीं छोड़ता। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उस नौकर को खुद कहीं नौकरी करके और उस परिवार का पेट भरना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार में एक नौजवान विधवा बहू होती है और उसकी पत्नी होती है। तो दोस्तों, ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस दोस्तों वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। एक सेठ जी अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। डॉक्टर ने उनके परिवार से कहा कि कुछ ही समय बाकी हैं, आप लोग जो है बातें करना जो चाहते हो तो कर लीजिए। अब दोस्तों आईसीयू में वो भर्ती थे, तो एक एक करके 2 लोग जाते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे की 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 2 बड़े बेटे उनके साथ थे। तो वो लोग कमरे में जाते हैं। सेठ जी उन्हें जीवन की कुछ सीख देते हैं, कुछ ऊंच नीच समझाते हैं और उसके बाद दोस्तों वो लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जाती है, जिनका नाम शारदा होता है। अब जैसे ही वह जाती है तो उसे देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, शारदा अब तो मैं जा रहा हूँ। अगर मैंने तेरे साथ कोई गलती की हो जाने अनजाने में तो तू मुझे माफ़ कर देना। अब दोस्तों जो शारदा थी उनकी छाती पे सिर रख कर रोने लगती है, कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सेठ जी कहते हैं कि अगर मैं ले चल पाता तो ज़रूर ले चलता आपको, लेकिन अभी तेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेरा यहाँ पर बहुत काम है। तेरे सर पे जो है अभी एक बोझ है, एक विधवा बहू का बोझ है। उसे कौन समझाएगा, उसे कौन ढांढस बंधाएगा, कौन देखेगा। तो अभी तेरा यहाँ पर काम है, तू यहीं पर रह और मेरी चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद उनकी वो बहू आती है, जिसे देखते ही उनका कलेजा फट जाता है। दोस्तों, नौजवान विधवा बहू 24-25 साल जिसकी उम्र होती है, उसको देखते ही कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम कहीं अपनी ज़िंदगी बसा लेना, अपनी सास की चिंता मत करना। उसका क्या, उसके और बेटे हैं, बहू हैं, किसी के पास रह लेगी, लेकिन बस यही है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो उनका एक नौकर होता है जिनका नाम रमेश होता है। कहते हैं कि रमेश को भी बुला दो। अब रमेश कमरे में आता है, उसको देखते हैं और कहते हैं, रमेश मेरे जाने के बाद पता नहीं ये लोग तेरी तनख्वाह दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन तू इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहा था, काश मैंने तेरे लिए कुछ किया होता। रमेश कहता है, सेठ जी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है 15 सालों से, आप ही तो मेरा घर चला रहे हैं। वो कहते हैं कि एक वादा कर सकता है तू। रमेश कहता है कि बोलिए बाबूजी। तो सेठ जी कहते हैं कि रमेश मेरे जाने के बाद मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरी अम्मा जी अकेली रह जाएंगी और मुझे विश्वास है कि बस साल 6 महीने में वो भी चली आएंगी, तो इसलिए जब तक वो रहेंगी तो उनके साथ रह सकता है। तो कहता है ठीक है बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो रहेंगी मैं उनके साथ रहूँगा। अब दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे क्योंकि अपने बेटों से ज़्यादा तुझ पर भरोसा है। अब दोस्तों रमेश उनसे वादा करता है कि बाबूजी मैं रहूँगा, और उसके बाद दोस्तों अपनी आंखें कुछ देर में मूंद लेते हैं और उसके बाद वो आईसीयू में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। और उनके कोमा के जाने के बाद ही जो उनके 2 बेटे थे दोस्तों, वो वही हंगामा शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सेठ जी थे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अब जब वो दिल्ली गए थे 40 साल पहले, तो उन्होंने उस्मानपुर में एक मकान लिया था, 200 गज का मकान उन्होंने लिया था, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे लिया था। और उसके बाद उन्होंने सदर मार्केट में दुकानें 2 ले रखी थी, जो उन्होंने अपने दोनों बेटे के नाम पर ले रखी थी। और वो बेटे जो हैं वही कपड़े की दुकान चलाते थे। उनकी छोटी छोटी दुकानें थीं, लेकिन इनकम बहुत अच्छी थी। और उसके बाद वो लोग अपने माता पिता से अलग रहते थे। अब जब ये कोमा में चले गए तो दोनों बेटे जिद करने लगे कि जो मकान है वो मेरे नाम कर दे। उसकी माँ कहती है कि अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में है, और अभी से तुम लोग जो है मकान के लिए इस तरीके से परेशान होने लगे, अभी पता नहीं इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना तो इंतज़ार कर लो। फिर उनके बेटे कहते हैं कि इंतज़ार क्या करना है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में, और इससे ज़्यादा वो नहीं चल पाएंगे।
तो उसकी माँ ने कहा अरे जब भी होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद वो जो बेटे थे वो अपनी वाली करके चले गए। और इधर जो है रमेश और उनकी जो बहू थी विधवा, उसका नाम रागिनी होता है। रागिनी और शारदा ये तीनों लोग हॉस्पिटल में रह जाते हैं, डॉक्टरों के जवाब का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं, सेठ जी का कुछ नहीं होता। ऐसे देखते देखते 15 दिन बीत जाते हैं। सेठ जी उसी तरह हॉस्पिटल में पड़े रहे और हर दिन का खर्चा 10,000, 5,000, 7,000, 15,000 लगता रहा। अब जब इतना पैसे लगने लगा तो उनके पास जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। सेठ जी ना जीने में थे ना मरने में थे और इसी हालत में वह 2 महीने तक उसी हॉस्पिटल में रह जाते हैं। अब दोस्तों शारदा और रागिनी और जो रमेश हैं दोनों हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, लेकिन सेठ जी का कुछ नहीं होता है। अब उनके जो दोनों बेटे थे वो 2-4 दिन आए और यहाँ पर इस उम्मीद में आए कि अब इनकी जान जाएगी या तब इनकी जान जाएगी। लेकिन जब उन्होंने जान लिया कि अब तो पैसे लग रहे हैं और जब पैसे की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने आना जाना भी बंद कर दिया। अब 2 महीने बाद जो भी जमा पूंजी थी ख़त्म हो गई, 4-6 लाख रुपयों की। उसके बाद शारदा ने अपने गहने बेच दिए। जो उनकी बहू थी विधवा रागिनी, उसने भी अपने सारे गहने बेच दिए। सेठ जी के इलाज में सब कुछ लगा दिया, क्योंकि उनका इलाज तो होना नहीं था, बस वह जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी और पैसे लग रहे थे। अब दोस्तों 2 महीने बीत गए, पैसे ख़त्म हो गए तो शारदा ने जाकर अपने बेटों से कहा कि अब पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कम से कम कुछ दिन का तो खर्चा दे दो तुम लोग। अब दोस्तों बेटों का जवाब सुनकर शारदा हैरान रह जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा अपना काम है, हम मुर्दे पर क्यों खर्चा करें, तू ही पड़ी है बिना मतलब उनके पीछे। अब दोस्तों उसके बाद जब कोई चारा नहीं सूझता है तब वो आती है, अपने बहू से रमेश से चर्चा करती है कि क्या किया जाए। वो लोग कहते हैं कि क्या करते हैं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद वो डॉक्टर से जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब निकाल ही दो। डॉक्टर जो हैं वो निकाल देते हैं। उसके बाद वो लोग उस्मानपुर में अपने घर पर उनको ले आते हैं और बस अगले ही दिन सेठ जी का दम निकल जाता है, सेठ जी अपना दम तोड़ देते हैं। अब दोस्तों जब उनकी सांसें निकल गई तो उनके जो दोनों बेटे थे, उनकी जो बहुएं थी, उनके बच्चे थे, वह अपनी शक्ल दिखाने चले आते हैं। बस औपचारिकता पूरी करने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार होता है, वह लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर 2 ही दिन बाद बस वही जो है मकान अपने नाम कराने की जिद करने लगे। शारदा जो थी वो डिस्प्रेशन में थी, बाकी ये तीनों लोग डिस्प्रेशन में थे, लेकिन वो जो सारे लोग बस यही चीज़ चाहते थे कि किसी तरीके से जो है मकान उनके नाम पर हो जाए। अब दोस्तों जब वो लोग ज़्यादा कहने लगे तो फिर शारदा ने कहा कि छोटी बहू कहाँ जाएगी, तो उन लोगों ने बोला कि इसका जहाँ मर्जी तहाँ जाए और इसका भी अब इस घर में रहने का क्या मतलब है, रमेश भी क्यों घर में रह रहा है, उसका अलग ही खर्चा है, तुम जो है हमारे साथ चलो, इन लोगों का जो है इनको जहाँ जाना है वो चाहें। अब शारदा बोली जब उसका मन करेगा तब वो जाएगी, हम उसको भगा थोड़ी सकते हैं और तुम लोगों को इतनी जल्दी है तो जो छोटे बेटे का हिस्सा है, जो 1.5 करोड़ का मकान है, 50 लाख तुम लोग रागिनी के नाम कर दो और उसके बाद जो है मकान तुम्हारे नाम कर देती हूँ। अब इस पर वो लोग भड़क गए, बोले कि इसका कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा, ऐसे लोगों का तो जिम्मेदार उनके मायके वाले होते हैं, यही सब कहने लगे। तो शारदा इस पर बोली कि अब जो है जब तक मैं रहूँगी तब तक जो है या रमेश भी मेरे साथ रहेगा और बहू को जाना होगा तो चली जाएगी या रहना होगा तो रहेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं नहीं दूंगी, मेरे मरने के बाद तो तुम लोगों का हो ही जाएगा, यह तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अब वो लोग दोस्तों फिर उसके बावजूद आते हैं और बीच बीच में आते रहते, धमकाते रहते, शारदा को उल्टा सीधा कहते रहते, लेकिन वो थी कि वो उनके नाम करने को तैयार नहीं थी। अब दोस्तों शहर में अगर पैसे ना हो तो आदमी किसी काम का नहीं है। उनके घर में भले ही उनका घर 200 गज में बना था, मकान 200 गज में था और 1.5 करोड़ का था, लेकिन एक भी पैसे उनके पास नहीं थे, खाने तक के पैसे नहीं थे। अब रमेश को उनकी हालत देखी नहीं गई। एक दिन जो शारदा थी उन्होंने रमेश से कहा कि रमेश तुम जो है हमारे पीछे अब क्यों पड़े हो और क्यों परेशान हो रहे हो, तुम जो है अब चले जाओ, कहीं अपनी जॉब पकड़ लो या फिर अपने घर चले जाओ। रमेश ने बोला लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि जब तक आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूं। तो उन्होंने कहा कि
उनके कहने का क्या, वो तो चले गए कहकर, और अब हम लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने अपने औलादों के लिए इतना सब कुछ बनाया, वही मेरे काम नहीं आए, और तुम इतनी क्यों परेशानी सह रहे हो? तुम्हारे भी माँ बाप हैं, उनके भी खर्चे हैं, हम तुम्हें पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रमेश दोस्तों जानता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये लोग क्या खाएंगे, क्योंकि इधर उधर वो काम करके जो कुछ लाता था तो वही घर में बनता था और वही ये लोग खाते थे। कुछ दिनों में जो है वो एक बैटरी रिक्शा किराए पर ले लेता है, वही अपना इधर उधर दिल्ली में चलाने लगता है, और फिर जो है उन लोगों का उसी से खर्चा चलने लगता है। सुबह जो है रागनी खाना बना देती थी, उसको पैक करके दे देती थी, वह जाता दिन भर चलाता और शाम को फिर आता था। इस तरीके से उनका खर्चा चलने लगा। अब दोस्तों एक दिन और शारदा ने उससे कहा कि रमेश तुम चले जाओ, अपने घर चले जाओ, क्यों हमारे पीछे परेशान हो? तो उसने जो है रागनी से कहा कि भाभी जी बताइए, अम्मा जी ऐसे कह रही हैं, अगर मैं चला जाऊं तो आप लोगों का क्या होगा? मैं तो यह सोच रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, जो भगवान ने लिख दिया वही होगा, तुम्हारी भी तो अपनी ज़िंदगी है, सही कह रही हैं, और तुम अम्मा जी की चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वो मम्मी जी के साथ रहूँगी। फिर उसने बोला कि फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? आप ही कहीं चले जाओ, मैं उनके साथ रहूँगा, मैंने तो वादा कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने वादा कर रखा है बाबूजी से, वैसे मुझे भी शेखर ने जाते जाते कहा था। दोस्तों शेखर उसके पति का नाम होता है जिसकी मौत हो गई है। तो उसने कहा कि शेखर ने मुझे जाते जाते कहा था, अंतिम शब्द यही थे कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। तो बाबूजी तो चले गए और जब तक मम्मी जी हैं मैं उनके साथ रहूँगी, तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी, और तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी है। अब दोस्तों रमेश से कुछ कहा नहीं जा रहा था और करे तो क्या करे, लेकिन फ़िलहाल जैसे भी चल रहा था वैसे वो चलाने लगता है, वैसे ही उन लोगों का कमा खिला रहा था। और एक दिन जो है उनको दोनों बेटे और उनकी जो पत्नियां थी वो भी आ गईं, और उसके बाद रमेश और रागनी को लेकर वो लोग उल्टा सीधा कहने लगे। वो शारदा से कहने लगे कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, यह दोनों तेरे पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, इसी घर में मौज कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, तेरे सेवा के बहाने ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं तुझे क्या पता, सारे रिश्तेदार हमसे कह रहे हैं हमारी बदनामी हो रही है। तभी जो है शारदा ने कहा कि जब तुमने अपने बाप को लावारिस छोड़ दिया हॉस्पिटल में, एक भी पैसे नहीं दिए, तब क्या तुम लोगों की बदनामी नहीं हुई? अब दोस्तों वो भी बहस करने लगी और इधर जो है रागनी अंदर जा कर के रोने लगी। और रमेश जब अपने बारे में यह बातें सुना तो वो सन्न रह गया। वो आकर बाहर कहने लगा, भैया आप लोग ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? आखिर मुझे 15 साल से आप लोग जानते हो मैं कैसा हूँ। तभी दोस्तों उसे 3-4 झापड़ वो लोग जड़ देते हैं और कहते हैं कि हम खूब जान रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, तेरा कोई मतलब नहीं है, तो क्यों इस घर में तू है यहाँ पर और हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। अब दोस्तों वो लोग चाहते थे कि अगर यह छोड़कर घर चला जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, जब तक यह यहाँ पर है इन लोगों को सहारा देता रहेगा और इन लोगों को संभाल रहा है, जब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उसको लोग भगाना चाहते थे, इसलिए उल्टा सीधा कह रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों वो लोग कहकर चले जाते हैं और इधर जो है रमेश जो कि काम पर जा ही रहा था वो अपना मुंह लटका कर बैठ जाता है। तभी शारदा आती है, रमेश को समझाती है, उसे काम पर भेजती है और उसके बाद जाती है रागनी के पास, कहती है कि बेटा रमेश को मैं 15 सालों से जानती हूँ, मेरे रिश्तेदार के गांव का एक लड़का था और उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, तो उसके माता पिता ने कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ, चाय पानी आप लोगों को दे देगा, पिलाएगा और उसके बदले में कम से कम इसका पेट तो भरेगा। तो हम लोग इसको ले आए, स्कूल भी भेजने की इसको कोशिश किए लेकिन ये गया नहीं। फ़िलहाल शेखर के साथ कुछ पढ़ लेता है, किताबें वगैरह पढ़ लेता है, थोड़ा सा होशियार हुआ, दिल्ली में रह कर के और होशियार हो गया, लेकिन अपनी सैलरी के अलावा इसने कभी एक पैसे भी नहीं मांगे, पूरी ईमानदारी से काम करता है और मेरे साथ हम लोगों के साथ सुख दुख में ये लगा रहा। और मैं सच में कहूँ तो रमेश बहुत ही अच्छा इंसान है, जो मेरे बेटे हैं उनसे कहीं अच्छा है। तो अगर वो लोग कह ही रहे हैं तो तुम क्यों नहीं इसी को अपना लेती हो, इसी के साथ अपना जीवन बिता लेती हो। अब दोस्तों जब रागनी ये बात सुनती है तो कहती है, मम्मी आप भी लगता है मुझे गलत समझ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, इन लोगों ने कहा तब मेरे मन में ख्याल आया। तो उसने कहा मम्मी सही बात है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, और लेकिन ज़रा सोचो मेरे लिए क्यों किसी को आप फंसा रही हो, वैसे भी इसने अपने परिवार में हमारे लिए इतना कम किया है क्या कि अब हम इसको इस काम के लिए भी मजबूर करें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मन है
कि नहीं है, तो रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसके बाद वह बात को टाल देती है। अब दोस्तों फिर इसी तरीके से चलता रहा। वो लोग हर हफ्ते चले आते, उल्टा सीधा कहते थे उनके रिश्ते को लेकर, वो लोग उनकी बदनामी करते थे। अब दोस्तों उनकी धमकियों से वो तंग आ गई। एक दिन उन्होंने रागिनी से कहा कि बेटा ऐसा है कि चलो तुम्हारे नाम में मकान कर देती हूँ। रागिनी ने कहा कि मम्मी आपने मुझे अब तक दिया नहीं है और यह लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, और जिस दिन मैं ले लूँगी तो यह लोग क्या करेंगे। वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, और अगर आप लोग नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगा और मेरा क्या होगा, और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। कि उन्होंने कहा कि नहीं चलो मैं तुम्हारे नाम कर ही देती हूँ। तो दोस्तों ज़बरदस्ती उन्होंने मकान जो है वह रागिनी के नाम कर दिया। अब जब उनके नाम मकान कर दिया तो दोस्तों उनके बेटों को पता चल गया। वो लोग आए और खूब उल्टा सीधा कहे। अब वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, उनकी माँ ने उनको डांट कर भगा दिया। उन लोगों ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो ख़त्म होता है। तो उसकी माँ ने कहा वैसे भी कौन सा तुम लोग रिश्ता निभा रहे हो, जाओ जहाँ तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे वहीं पर जाओ। और उसके बाद दोस्तों वो अपनी बहू के साथ रहने लगती है, और रमेश भी उनके साथ था। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे वो भी डिप्रेशन में आ जाती हैं, और 2-3 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद उनके बेटे तो आते नहीं हैं, बेटे बहू, जाहिर सी बात है जो भी करना था रागिनी और रमेश करते हैं। और उसके बाद जो है जब सब कुछ हो जाता है, अब दोनों उस घर में अकेले रहने लगते हैं। सुबह शाम रागिनी जो है खाना बनाती, रमेश जो है खाता और अपना वो रिक्शा चलाने लेकर चला जाता, रोटी पानी वगैरह लेकर कमा खा कर जब शाम को लेकर के आता, फिर अपने अपने कमरे में दोनों दोस्तों खा पी कर सो जाते। अब दोस्तों दिवाली का टाइम आ गया, क्योंकि हर साल वो दिवाली पर घर जाता था, बस साल में एक ही बार जाता था। तो उसने रागिनी से कहा कि भाभी जी इस बार दिवाली आ गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा यहाँ पर क्या काम है। तो रागिनी ने उससे कहा कि तुम चले जाओगे तो मुझे अकेले डर लगेगा, इस घर में मैं कैसे रहूँगी। तो उसने कहा सारा कमरा बंद कर देना, और जो है पूजा वाला घर है उसी में सो जाना, भगवान तुम्हें देखेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों वह कहने लगी कि अगर नहीं जाते तो फिर क्या होता, मैं कैसे रहूँगी अकेले। इसी घर में रोने लगता है, कहता है कि इसी घर में बाबूजी थे, अम्मा थी, भैया लोग थे, कितना अच्छा लगता था, अब यही घर काटने को दौड़ता है, मेरा दम घुटता है, मुझसे जो भी गलती हुई हो माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो रागिनी ने कहा कि क्या तुमसे अम्मा ने कोई बात करी थी तुम्हारी। तो उसने कहा कि हाँ एक बात कर रही थी, ऐसे ही फालतू सी बात कर रही थी। उन्होंने कहा क्या बोला था। तो रमेश ने कहा कि वो हमारा और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात कर रही थी, कह रही थी कि मैं अनपढ़ गंवार और तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लूं। बताओ ये कोई बात होती है, मैं जो है कहाँ आप लोग मालिक हो, मैं नौकर हूँ, कहाँ मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, इतनी सुंदर हैं। और कैसी कैसी वो बातें कर रही थी। इस पर रागिनी बोली और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, विधवा हूँ, तुम कुंवारे हो, तो हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी है। तो रमेश ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, और कमी मेरे में है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और आप अपने आपको ऐसे क्यों बोल रही हैं, आपकी शादी तो किसी भी अच्छे लड़के से हो जाएगी, कहीं भी हो जाएगी। तो रागिनी कहती है कि तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो रमेश, लेकिन क्या 1-2 दिन और नहीं रुक सकते। वो बोला नहीं दिवाली का टाइम है, कल दिवाली है, मुझे जाना होगा। अब दोस्तों अगले दिन वो तैयारी कर रहा था, और उसके बाद रागिनी उसको देखे जा रही थी और रोए जा रही थी, कह रही थी कि अगर तुम रुक जाते, नहीं रुकोगे तो मेरा काम कौन करेगा। तो उसने बोला कौन सा काम। तो उसने बोला बहुत काम इसी घर में मेरे लिए कल हो जाएगा, और अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं इतना परेशान करना चाहती, जा रहे हो तो जाओ। अब दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है, और रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। वो जाता है रेलवे स्टेशन पर अपना सारा सामान लेकर, उसके बाद सोचता है कि चलो सारा बैग वगैरह चेक करता है कि मेरा सामान सही है कि नहीं है, मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तभी दोस्तों बैग के एक पॉकेट में उसे एक नोट मिलता है, और जिसमें लिखा था कि रमेश तुम काश नहीं जाते, लेकिन जा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी है, और जैसे तुमने बाबूजी का अंतिम संस्कार किया, जैसे अम्मा का किया, वैसे एक दिन और रुक जाते तो मेरा भी कर देते, आखिर मेरा कौन करेगा।
अब दोस्तों जब यह बातें रमेश पढ़ता है तो हैरान रह जाता है, बेचैन हो जाता है। बोला ऐसे क्यों लिखा हुआ है इसमें। वो वहाँ से भागकर सीधा आता है उस्मानपुर। दोस्तों उसे 1-1.5 घंटे लग भी जाते हैं। अब दोस्तों भागे भागे घर की तरफ आता है। चारों तरफ पटाखे जल रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। आता है तो घर का मेन दरवाज़ा खुला था और जैसे ही वह घर के कमरे में जाता है, अंदर जाता है, तैसे ही देखता है कि रागिनी अपने गले में बस साड़ी डालने वाली थी। वो जाता है और फटाक से उसको स्टूल पर से उतारता है और कहता है कि आप क्या कर रही हैं। रागिनी कहती है क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि इस दुनिया में रहूं, तुम्हारे भी लायक नहीं हूं, और तुम कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, सड़ गल जाती तब आते यहाँ पर। दोस्तों वो रोने लगती है। रमेश कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा करेंगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं। रागिनी कहती है तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती थी। अब दोस्तों यह बात सुनते ही रमेश जो है रागिनी को देखने लगता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप मुझसे शादी करेंगी, मैं तो आपके लायक नहीं हूँ। तो कहती है क्यों नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। दोस्तों उसके बाद रमेश रागिनी को गले से लगा लेता है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दिवाली की उस रात उन दोनों को एक नई ज़िंदगी मिलती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में आज एक बेहतरीन जीवन बिता रहे हैं। उनका एक बच्चा भी है। दोस्तों यह 2022 की कहानी है। आज रमेश के माता पिता भी उन लोगों के साथ रहते हैं, बहुत खुश हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप सभी के लिए ऐसे ही नई नई कहानी लेकर के आता रहूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।